जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। तो चलिए हम आपके लिए स्पेशल बिहार पुलिस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें हम वैसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो गत पिछले कई वर्षों से जो ऐसे लगातार इस लेवल का इस टाइप का क्वेश्चन पूछते आया है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस क्वेश्चन का कितना सही सही जवाब दिए, आप कितना मार्क्स लाए, या आप हमारे कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए, इससे पहले आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है। आपके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किए थे? चलिए, बहुत ही वीवीआई और इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको इसके आंसर करना है। आपको हम 10 सेकेंड का समय देते हैं। आपको आंसर करना है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किए थे? आपका ऑप्शन है बाबू श्रावस्ती, बोध गया, सारनाथ, राजगिरी। आपको जो है इन 4 ऑप्शन में सही आंसर करना है। तो चलिए फटाफट आप आंसर कीजिए, सही सही जवाब दीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किए। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा बाबू सारनाथ। सारनाथ। तो देखिए, सारनाथ इसका सही आंसर होगा। और हम आपको बता दें कि आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे वैसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ हम इसमें बता दे रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था कब? आपको याद है? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, है ना। और जब इनको जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली मां गौतमी के द्वारा किया गया था, ये आपको पता होगा। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां बाबू? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहां हुआ था? बोध गया में हुआ था, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। और निरंजना नदी या उसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके नीचे इनका, उसी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहां दिया था बाबू? सारनाथ में। और इसी उपदेश को बताया गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपको दो तरह से सवाल यहां पूछे जा सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, या फिर गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया। तो दोनों स्थिति में आपका सही आंसर होगा सारनाथ। चलिए, तो आप बात को समझ गए होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है अशोक। अशोक के प्रस्तर स्तंभ डॉट डॉट के प्रतीक थे। यानी कि अशोक का जो प्रस्तर स्तंभ था, आप जानते हैं कि अशोक महान, इनको जो है महान के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही मगध का विख्यात प्रतापी शासक हुए थे। और तो इनका जो प्रस्तर स्तंभ जो था, स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वह किसका प्रतीक था? धर्म का, राजनीतिक व्यवस्था का, प्रशासन का, या अर्थव्यवस्था का? आपको चारों में आंसर करना है। तो चलिए बाबू फटाफट आंसर कीजिए, आप देर मत कीजिए कि अशोक का प्रस्तर स्तंभ जो था, कि अशोक स्तंभ जो था वह किसका प्रतीक था? तो चलिए, आपका सही आंसर होगा धर्म। धर्म किसका प्रतीक था बाबू? ये धर्म का प्रतीक था। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल,
सौर मंडल। आपको बताना है कि इसमें से सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है, सूर्य, धूमकेतु, ग्रह या नक्षत्र। ये चार ऑप्शन में से आपको आंसर करना है, जल्दी से फटाफट कीजिए कि इसमें सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए आपको इसका सही आंसर होगा बाबू नक्षत्र। इसका सही आंसर क्या होगा, नक्षत्र, यानी कि सौर मंडल का ग्रह नहीं है। या इसके जगह पे आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है उपग्रह, उपग्रह है ना, उपग्रह भी होगा तो ये भी आप आंसर कीजिएगा कि उपग्रह भी सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है बाबू। आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, संचलन और वर्षण। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर करना है कि जल चक्र में कौन शामिल नहीं है। चलिए तो आप सही आंसर कीजिए। आपका सही आंसर होगा संचलन, है ना। संचलन आपको बता दें कि जल चक्र में शामिल नहीं होता है। जल चक्र का मतलब जानते हैं बाबू, जल चक्र जैसे जल जो होता है जब द्रव अवस्था में होता है बाबू, द्रव अवस्था में होता है, आपको बता दें कि जब ये द्रव अवस्था में होता है तो ये क्या होता है, किस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या किसी कारणवश जो है जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ये कहां उठता है, ये ऊपर की ओर जाता है। यह ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर जाने के बाद जो होता है, जाने की प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और ये ऊपर जाकर के जब ये धीरे 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 ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद यह बाबू किसका रूप ले लेता है, यह बादल का रूप ले लेता है ना। यह बादल का रूप ले लेता है ना, यह बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल का रूप ले लेता है तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, संघनन। इसको बोलते हैं संघनन। बात को समझ रहे हैं, यानी कि ऊपर जाकर के संघनित हो जाता है, संघनन बोलते हैं। और यही बादल जब जो है से ये जो है से वर्षा के रूप में जो है से पुनः जो है से ये पृथ्वी पर गिरती है, नीचे गिर आती है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्षण। वर्षण, इसी को वर्षा बोला जाता है ना। तो यानी कि वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण ये इत्यादि क्रियाएं वाष्पी यानी कि जल चक्र से संबंधित है, लेकिन इसमें संचलन जो है से जल चक्र से संबंधित नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा संचलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सी मूल मात्रक नहीं है। चलिए आपको जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसका आंसर कीजिए, निम्न में कौन मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक नहीं है, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ओम, है ना। ये इसका आपका सही आंसर करना है और फटाफट कीजिए। तो बाबू इसका सही आंसर होगा ओम। ओम इसमें मूल मात्रक नहीं है। तो आपकी एक चीज और पूछा जाएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो मूल मात्रक जो होता है बाबू ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 7 है। और जिसमें 7 में मीटर, सेकेंड, एम्पियर इत्यादि मूल मात्रक है, लेकिन ओम मूल मात्रक नहीं है। तो बात को समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला सवाल है, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है उद्योग, बिजली, खनिज, राजमार्ग। इस 4 ऑप्शन में आपको आंसर करना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो चलिए आपका सही आंसर होगा बाबू राजमार्ग, है ना, राजमार्ग। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है और ये महत्वपूर्ण 4 शहरों को जोड़ने का काम करता है। भारत का जो इंडिया का महत्वपूर्ण 4 शहर, आपको ये भी पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन किन शहरों को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा गया। तो महत्वपूर्ण शहर 4 जिसको एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। जैसे किसको किसको जोड़ता है बाबू, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको किसको जोड़ता है, ये आपको दिल्ली को जोड़ता है,
कोलकाता को जोड़ता है, ये आपको चेन्नई को जोड़ता है और ये आपको मुंबई को जोड़ता है। इन चार महत्वपूर्ण शहर को जोड़ने वाली ये जो ऐसे मार्ग है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत इसको रखा गया है। और एक भी सवाल पूछेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग से है इसका संबंध। और किन किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो बात को समझ गए होंगे। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला सवाल है बाबू, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, है ना। और कमेंट करना मत भूलिए कि आप कितने सवाल का सही सही आंसर करते जा रहे हैं। लास्ट में हमको सूचना जरूर दीजिएगा कि आपका कितने सवाल सही हुआ। तो सोमनाथ मंदिर को किसने विध्वंस किया था, किसने पूरी तरह से उसको लूटा था? आपका सही आंसर करना है। आपके लिए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर करना है। तो बाबू इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ही सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से विध्वंस किया था। और ये भी सवाल अगर मोहम्मद गजनवी के संबंधित अगर कुछ आपको पूछा जाए तो इन्होंने 17 बार जो है से भारत पर आक्रमण किया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना। और खास करके हम बता दें कि इसका फोकस जो है यहाँ के मूर्तियों पर होता था, मंदिरों पर होता था, है ना। तो ये सोमनाथ मंदिर था, हालांकि इसको कई बार लूटा गया, कई बार विध्वंस किया गया, लेकिन पुनः इसको निर्माण किया जाता था, रिपेयरिंग किया जाता था। लेकिन महमूद गजनवी ने जो है कब 1025 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा कि 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूटा। और लूटने के बाद लगभग इसको 20 लाख, याद रखिएगा 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी, 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। और जब यह संपत्ति को लेकर के जब यह जा रहा था तो इस पर कुछ जाटों का आक्रमण हुआ और जाटों ने इसे कुछ आधा सुधा जो भी था कुछ धन इनसे आक्रमण करके जो इसे लूट लिया था। और मोहम्मद, तो ये था आपका सही आंसर। कौन? महमूद गजनवी। इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूटा 1025 ईस्वी में। तो आपका अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर करना है बाबू, जल्दी से फटाफट सही आंसर कीजिए, जल्दी से। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है से किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया है, दयानंद सरस्वती। एक सवाल और पूछा जाता है, आपको बता दें कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था बाबू मूल शंकर, याद रखिएगा। इनका मूल नाम था मूल शंकर, यानी कि दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता था। आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना, यानी कि किसकी इजाजत के बिना, है ना, कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? भारत, हमारे देश में, इंडिया में निम्न में से किसकी इजाजत के बिना हम कोई भी सरकारी खर्च नहीं कर सकते? सरकारी खर्च चाहे जहां भी करना हो, है ना, सरकारी संस्थाओं में आप समझ रहे हैं, चाहे वो परिवहन हो या शिक्षा से रिलेटेड हो या और कोई कार्य हो, अगर उसमें खर्च करना हो तो किसकी अनुमति लेनी होती है, किसके द्वारा पास किया जाता है? तो ही आपका सवाल है, किसकी स्वीकृति के बिना, आदेश के बिना सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय।
इनमें से बताना है कि किसकी स्वीकृति के बिना आप कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बाबू संसद, यानी कि सरकारी कार्यों के लिए संसद की स्वीकृति होना जरूरी होता है ना। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। चलिए प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है बाबू, उसे हम क्या कहते हैं। आपको बता दे कि जब संसद की कार्रवाई होती है, जब लोकसभा की कार्रवाई होती है, लोकसभा को सदन का प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है ना। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बाबू, ये भी याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद कितना में किया गया है, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। तो अब लोकसभा में ही जब संसद की कार्रवाई होती है, तो इसी में ही लोकसभा की कार्रवाई की जो पीढ़ी सीढ़ी होती है, प्रथम घंटा जो होता है, उसे हम प्रश्न काल बोलते हैं। उसमें लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है ना। और प्रश्न जो होता है से 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, याद रखिएगा, एक होता है तारांकित प्रश्न और दूसरा होता है बाबू अतारांकित प्रश्न, है ना। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, यानी कि तारांकित प्रश्न उसे हम कहते हैं जिसका आंसर सदस्य तुरंत सदन में ही चाहता हो, यानी कि जो हम प्रश्न पूछे उसका हमको जवाब चाहिए, यही सदन में ही जवाब चाहिए, उसको तारांकित प्रश्न बोला जाता है। और एक दिन में अधिक तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक 20 हो सकती है, 20 से ज्यादा नहीं, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। और अतारांकित प्रश्न उसे कहा जाता है जिसका जवाब यानी कि उत्तर जो है लिखित रूप में दिया जाता है, आज कल परसों कभी भी दिया जा सकता है। बात को समझ गए। तो आप चलिए इसका आंसर कीजिए कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बाबू शून्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा, शून्यकाल। तो चलिए आप इस सारी चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए आपको आगे लेकर के चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जगह है, अंकलेश्वर तथा कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में है। अंकलेश्वर और कलोल तेल परिशोधन क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है। आपका लिए ऑप्शन है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। आपको सही आंसर करना है बाबू, फटाफट सही आंसर कीजिए, जवाब दीजिए कि अंकलेश्वर और कलोल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो चलिए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुजरात। ये कहां स्थित है बाबू, गुजरात में स्थित है। तो आपका सही आंसर गुजरात होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले तेल क्षेत्र की खोज कहां की गई थी, तो ये भी आपको बताना है। असम में एक डिगबोई है ना, सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। कहां है वह, असम में डिगबोई जगह पे। तो चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी डॉट डॉट, यानी कि कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी कालगुड़ी है ना, ये खदान है। आपको बता दें कि कुलगाड़ी कालगाड़ी खदान है और ये कहां है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहां स्थित है बाबू, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको सवाल पूछा जाएगा कि कालगुड़ी कुलगाड़ी खदानें कहां स्थित है, किस देश में है। तो याद रखना है आपको, यह कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां है बाबू, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यहां सवाल है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपके लिए ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, थोरियम, सोना, यानी कि ये किसके लिए जाना जाता है, कुलगाड़ी और कालगुड़ी, है ना। तो आपका सही आंसर होगा सोना। याद रखिए बाबू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित कालगुड़ी कुलगाड़ी क्षेत्र जो है, खदान जो है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां से सोना निकाला जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला सवाल है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखिका जेके रॉलिंग किस देश की नागरिक है। आपके इसमें एक भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सवाल में ही है कि हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है,
तो जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक जेके रॉलिंग किस देश के नागरिक है? किस देश के नागरिक हैं? आपका ऑप्शन भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन। आपको सही आंसर करना है, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका सही आंसर है बाबू ब्रिटेन। आपका सही आंसर है दोस्त ब्रिटेन, यानी कि जेके रॉलिंग कहां के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के रहने वाले। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला सवाल है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि किसका यौगिक है? आपका ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आपको इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन करके आंसर करना है कि एक गैमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो चलिए आपका सही आंसर होगा क्लोरीन। सही आंसर क्या होगा बाबू? क्लोरीन। तो आपका यानी कि डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन किसका यौगिक है? तो क्लोरीन का है। आपका नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, यानी कि ध्वनि का सबसे तेजी से गमन, सबसे तेजी से गमन किसमें होता है बाबू? निर्वात में, ठोस में, गैस में या द्रव में? आपको सही आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए आपको सही आंसर करना है कि ध्वनि सबसे तेज किसमें गमन करती है, सबसे तेज संचरण किसमें होता है। तो आपका सही आंसर होगा बाबू ठोस में, यानी कि ध्वनि का सबसे अधिक चालन किसमें होता है? ठोस में होता है। और ये भी आपको बता दे बाबू कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, ये भी आपको सवाल में पूछा जाएगा। तो निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर पाता है। और आपको एक और सवाल पूछा जाएगा कि ध्वनि, ध्वनि जो है बाबू किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चलिए आपको बता रहा है किसके द्वारा उत्पन्न होता है ना? तो ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर कोई वस्तु जब तक कंपन नहीं करेगी तब तक उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है ना? तो चलिए ध्वनि का सबसे तेज प्रवाह किसमें होता है? ठोस में होता है। और किसमें नहीं होता है? शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है ना? नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके लिए ऑप्शन है न्यूटन, मेंडल, डार्विन या आइंस्टीन, है ना? तो आपको बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया बाबू? फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए चलिए तो आपका सही आंसर होगा डार्विन। डार्विन, डार्विन यानी कि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। चलिए आपको बताना है कि इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सी महाकाव्य की रचना की गई है। आपका ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, रामचंद्रिका, कामायनी, है ना? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सी महाकाव्य लिखा गया है ना? कौन सी महाकाव्य लिखा गया? तो आपका सही आंसर होगा कामायनी। आपका सही आंसर डी यानी कि कामायनी। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला सवाल है, पनीर निम्न का एक उदाहरण है। पनीर यानी कि किसका उदाहरण है?
आपको दूध से जो खट्टा करके पनीर बनाया जाता है, आप देखे कि आप खाए भी हैं, है कि नहीं है? आप खाए भी हैं, तो किसका उदाहरण है ना? तो आपका ऑप्शन है इमल्सन का, फोम का, सोल का या जेल का। आपको इसमें से सही आंसर करना है कि पनीर किसका उदाहरण है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो चलिए आपका सही आंसर होगा बाबू जेल, यानी कि पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? भारत के द्वारा पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? चलिए आपको सही आंसर करना है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जो हमेशा इस सवाल को जो है रिपीट किया जाता है। चलिए आपका ऑप्शन है 18 मई 1974, 16 मई 1975, 12 जून 1974 या 12 मई 1972। तो किसने जो है किस भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था पहली बार? तो आपको जो है आंसर करना है आपका। तो हम आपको बता दें किसका सही आंसर होगा 18 मई 1974 को पहली बार भारत ने परमाणु विस्फोट किया। और कहां किया था बाबू? तो कहां किया था? याद रखिएगा, राजस्थान, है ना, राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में जो है पहला परमाणु विस्फोट किया था। कब? 18 मई 1974 ईस्वी को परमाणु परीक्षण किया गया भारत के द्वारा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला सवाल है कि आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? आर्य लोग भारत में आकर के बसे, आर्य लोग भारत में आए तो कहां से आए थे? आपके लिए ऑप्शन है यूरोप, पूर्व एशिया, मध्य एशिया की सभी जगह से। आपको सही आंसर करना है कि आर्य लोग भारत में कहां से आकर के बस गए, है ना? यूरोप से आए कि पूर्व एशिया से आए कि मध्य एशिया से आए कि सभी जगह से आए? आपको सही आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा मध्य एशिया। आमतौर पर जो है आर्य लोग भारत में आए, है ना, तो कहां से आए थे बाबू? एशिया के मध्य हिस्सों से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, है ना। तो आपका सही आंसर होगा मध्य एशिया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है ना? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। आपका ऑप्शन है फिलोक्विनोन, कैलिसफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। इसमें विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन है? आपको जल्दी से और सही आंसर करना है। तो चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट। तो चलिए इसका सही आंसर होगा बाबू टोकोफेरॉल। क्या होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। अगर इससे और कुछ रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन ई की कमी जो होता है, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, तो इससे जनन क्षमता जो होता है, जनन क्षमता जो होता है बाबू, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है ना। जनन क्षमता कमजोर हो जाती है ना। और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? तो ये आपको मिलेगा अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज जैसे जई वगैरह हो गया, अंकुरा हुआ अनाज रहता है, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और ये भी जानते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कैलिसफेरॉल विटामिन डी के रासायनिक नाम है। और फिलोक्विनिन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है बाबू कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन से, पेट्रोलियम से। यानी कि पीली क्रांति का संबंध बाबू किससे है? आपको आंसर झलक रहा है, आप सही से जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो चलिए आपका सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे बाबू?
तिलहन उत्पादन से, या कभी कभी ये भी दे देगा सरसों, सरसों उत्पादन से, है ना, सरसों उत्पादन से। तो ये भी आपका सही आंसर होगा, है ना। आप वहीं पे अंडा, अंडा किससे, रजत क्रांति इससे संबंधित है। ये क्या हो गया सनी। चलिए पीली, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब, मक्खी जो है आ जाने से हो जा रहा है। तो चलिए, आपको पीली क्रांति का संबंध किससे, तिलहन उत्पादन से, यानी कि सरसों उत्पादन से, है ना। अंडा का संबंध रजत क्रांति संबंधित है इससे, रजत क्रांति। और दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है ना। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी ये सोच लीजिए कि धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, तभी ना उसको चावल का कटोरा कहते हैं। तो चलिए, आपका ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, या पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, आपको सही आंसर करना है। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है बाबू। तो आपका सही आंसर होगा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, है ना। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जो है, वहां पे धान की खेती अधिक की जाती है, मिट्टी धान के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है, चावल अधिक उगाया जाता है, तो इसीलिए उसको कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। यानी कि कोयला, सूरज, पवन, या जल, इनमें से कौन ऊर्जा है जो अनवीकरणीय है ना। कौन ऊर्जा है जो अनवीकरणीय है। तो आपको सही आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए, है ना। तो अनवीकरणीय, इतना आपको बता दें कि अनवीकरणीय ऊर्जा वह होता है जो समाप्त हो जाता है, समाप्त होने पर, समाप्त होने पर पुनः, पुनः निर्माण नहीं होता है, पुनः निर्माण नहीं होता है बाबू। ये आप याद रखिएगा कि अगर वो संसाधन समाप्त हो गया तो उसका दोबारा निर्माण नहीं होगा, तो ऐसे संसाधन को ही अनवीकरणीय बोलते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो आपका सही आंसर होगा कोयला, सही आंसर कोयला। अगर कोयला को अगर निकाल लिया जाए, अगर हम उपयोग कर लिए जाए, तो उस खदान में फिर दोबारा कोयला आने वाला नहीं है। तो ऐसे चीजों को अनवीकरणीय बोलते हैं, और नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो सूर्य, पवन, जल, ये सभी कैसे स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव, वन महोत्सव के जनक कौन है। वन महोत्सव, वन उत्सव के जनक कौन है। आपके लिए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, के एम मुंशी, अमृता देवी, कालीबाई। आपको इसमें से आंसर करना है कि वन महोत्सव के जनक यानी कि शुरुआत किसने किया था। तो आपका सही आंसर होगा बाबू के एम मुंशी, के एम मुंशी, है ना। के एम मुंशी, इन्होंने शुरुआत किया था
1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत किया था के एम मुंशी ने। और आपको इससे रिलेटेड एक और सवाल याद करना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को, इनको क्या किया जाता है? इन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो ऐसे आंदोलन शुरू किया था, है ना, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। याद रखिएगा, जिसका नाम था चिपको आंदोलन, है ना, जो वृक्षों की कटाई से संबंधित था। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको आंसर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन यहाँ पे वन महोत्सव के जनक कौन है? तो के एम मुंशी। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपके लिए ये था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप हम में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस सवाल का कितना आंसर किए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। लेकिन जाते जाते हम कहेंगे, जाते जाते कहेंगे, तो चलिए आपका ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ये खत्म हुआ। तो आपका जो इसमें आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर किए हैं। तो इससे क्या होगा कि हम आपके प्रति जो है इस प्रकार का क्वेश्चन वीडियो सेट भेजने में जो है हमें भी कुछ सहयोग मिलेगा, अच्छा लगेगा। आप कमेंट कीजिएगा तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।